हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th के लिए फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो आज आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं अपवर्तनांक के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइए इसको सीखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैंने आपको अपवर्तन के दूसरे नियम में बताया था कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। आपको मैंने बताया था। तो जो स्थिरांक होता है बच्चों, वही आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था जो स्नेल्स लॉ भी होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या लिखा था? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैंने एन लिखा था। तो जो यहाँ पर एन यूज किया जाता है वही अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। अब जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर ये क्या है? ये जो कांस्टेंट है यही कहलाता है अपवर्तनांक। इसको अपवर्तनांक कहते हैं। अब जो ये अपवर्तनांक है बच्चों, देखिए थोड़ा सा इसको देखें। ये जो अपवर्तनांक होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। और सेकंड जो होता है बच्चों, उसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो पहला वाला कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा वाला सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ध्यान देंगे आप। और ये क्या होता है? ये रिलेटिव, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो अब एक एक करके इसको देखते हैं क्या होता है। आइए, अब एक एक करके अपवर्तनांक को स्टडी करते हैं। तो पहला अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, फर्स्ट टाइप का, वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में होता है, ध्यान देंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में होता है, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि प्रकाश की किरण जब वायु से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो जो अपवर्तनांक मिलता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। थोड़ा इसको समझें आप लोग। ये देखिए, रे डायग्राम के माध्यम से इसको सीखें। देखिए, कहने का मतलब क्या है? ये आपका क्या हो गया है? नॉर्मल हो गया, अभिलंब जिसको कहते हैं। यहाँ इधर क्या है? जो फर्स्ट मीडियम है वो वायु है, वायु है, ये एयर है बच्चों, ये पहला माध्यम है, फर्स्ट मीडियम। और इधर जो है बच्चों वो कांच है।
ये कांच है, ग्लास है, ये आपका सेकंड मीडियम है। तो जब अपवर्तन इस तरीके से होता है बच्चों, देखिए ये देखिए, ये इस तरीके से, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए और ये अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई, विचलित हो गई। इस रे को सीधे जाना चाहिए और थोड़ा से नीचे अब नॉर्मल की तरफ झुकती हुई जा रही। तो जब प्रकाश का अपवर्तन इस तरीके से होगा कि वायु से किसी दूसरे माध्यम में जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम कोई अन्य हो, जल हो, कांच हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं बच्चों कि जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से या निर्वात से भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं वायु या निर्वात। निर्वात का मतलब स्पेस, जहां कुछ भी ना हो। वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, जल, कांच आदि, किसी दूसरे माध्यम में होता है तो इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, कहते हैं। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों, ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब दूसरा वाला अपवर्तनांक क्या है, सेकेंड टाइप का। दूसरे वाले अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको क्या कहते हैं, रिलेटिव। किसी के रिलेशन में रिलेट करते हैं, दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित कर देते हैं। रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, जब हम दो माध्यम साथ साथ लेते हैं, जब प्रकाश का अपवर्तन किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में होता है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप लोग एग्जाम्पल से देखें, इसको रे डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा। यहां पर पहला माध्यम मैंने जल ले लिया, ये फर्स्ट मीडियम है। दूसरा माध्यम मैंने कांच ले लिया, ये सेकंड मीडियम है। अब यहां पर जल क्या है, जल मेरा विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो यहां पर जब ये अपवर्तन होगा बच्चों, देखिए यहां पर जो अपवर्तन होगा, ये आपतित किरण है आपकी, ये क्या है, आपतित किरण, और ये मेरा क्या है, आपतन कोण है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक करके निकलेगी, क्योंकि ये मेरा विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम, ये बीच वाला ये नॉर्मल हो गया। तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ जल से कांच में हो रहा है, प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है। तो पहला माध्यम यहाँ पर जल है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। तो अगर दो माध्यम साथ साथ लिए जाए, देखिए सापेक्षता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दो माध्यम सापेक्ष तभी कहे जाते हैं जब किन्हीं दो माध्यमों को साथ साथ लिया जाए, माध्यमों का युगल लिया जाए, माध्यमों का जोड़ा लिया जाए। यहाँ युग्म होना चाहिए।
अकेले किसी माध्यम का होना सापेक्षता या निरपेक्षता नहीं दर्शाता है। मान लीजिए पहला माध्यम वायु है या निर्वात है, दूसरा कांच या जल ले लिया, तो वहां पर कोई सापेक्षता नहीं है बच्चों। और अगर मैंने दो माध्यमों का जोड़ा ले लिया, कपल ले लिया, युग्म ले लिया, जैसे यहां पर मैंने लिया है पहला माध्यम जल लिया और दूसरा कांच लिया, तब जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन किसी एक माध्यम, कोई एक माध्यम क्या ले ले, सपोज दैट मैंने जल ले लिया, यहां पर क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, किसी एक माध्यम जैसे जल से दूसरे माध्यम या यूं कहें अन्य माध्यम, दूसरा माध्यम यहां पर क्या लिया गया है? कांच में होता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष देखिए यहां सापेक्ष शब्द यूज हो गया, यहां सापेक्ष शब्द आया, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। ध्यान देंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गई सापेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन। तो ये निरपेक्ष हो गया, ये सापेक्ष हो गया। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको तो सिंपल वे में आप केवल n से लिख देते हैं, ओनली n। और दूसरा चीज ये जाने, यहां पर देखिए एक प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं। यहां पर मैंने 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, तो 1n2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है बच्चों, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, है क्या ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। अब यहां पर मैंने देखिए ये जो लिया है, यहां जल लिया है और यहां पर क्या लिया है? कांच लिया है। तो इसको सापेक्ष रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखेंगे, देखिए ANZ लिखेंगे। A का मीन्स हुआ एयर एंड G का मीन्स हुआ ग्लास। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। तो इसको इसलिए मैंने क्या लिखा बच्चों, इसको मैंने ANG लिखा। पढ़ने का तरीका, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसमें हम क्या करें, अगर स्नेल का नियम लगा दें, अगर स्नेल्स लॉ लगा दें तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे? ANZ इज इक्वल टू क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, या जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, ANZ इक्वल टू क्या होगा? sin I अपॉन sin R। ये देखिए इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ये हो। देखिए यहाँ पर ये I है और ये क्या है? ये R है। ये आपतन कोण है बच्चों, और ये क्या है? अपवर्तन कोण है। तो यहाँ जब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम दर्शाएंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक जब दिखाएंगे, ये ANG इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे sin I अपॉन sin R। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा चैनल जो है लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलें।